जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कंसेप्ट देखने से पहले हम बतलाना चाहेंगे x टेंड्स टू a का अर्थ। मीन्स मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि डिफरेंशियल कैलकुलस की शुरुआत ही इसी सिंबल से होती है, यानी x टेंड्स टू a बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए, और इसलिए हम पहले x टेंड्स टू a का अर्थ ही बतलाना पसंद करेंगे। तो x टेंड्स टू a का अर्थ समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक वेरिएबल क्वांटिटी, एक चर राशि पर। यदि कोई चर x क्रमशः छोटा सा छोटा मान इस तरह से ग्रहण करे कि x का मान किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा हो जाए, तो हम कहते हैं कि x 0 की ओर अग्रसर है, और इसे कैलकुलस की भाषा में हम लिखते हैं x टेंड्स टू 0। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि यदि x क्रमशः छोटा सा छोटा मान इस तरह ग्रहण करे कि x का मान किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या से छोटा हो जाए, तो x 0 की ओर अग्रसर होता है। किसी भी धनात्मक संख्या से, तो मान लेते हैं कि एक धनात्मक संख्या है 0.0000000001। डियर फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि यह संख्या इतना स्मॉल है कि 0 के बहुत बहुत करीब है, मीन्स वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो हमने कहा कि x ऐसा मान ग्रहण कर ले कि वह किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा हो, स्मॉलर हो। तो स्पष्ट है कि यह भी तो एक धनात्मक संख्या है, यानी x का मान इससे भी छोटा हो। तो निश्चित रूप से जब इससे भी स्मॉलर होगा x का वैल्यू, तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि x का वह मान 0 के करीब होगा, यानी x टेंड्स टू 0 होगा। और इसी सेंस में कहा जा रहा है कि यदि x का मान कम होते होते इतना कम हो जाए कि वह किसी भी धनात्मक संख्या से कम हो, तो हम कहते हैं x 0 की ओर अग्रसित है, और उसी को हम लिखते हैं कैलकुलस की भाषा में x टेंड्स टू 0। उसी तरह से यदि x का मान क्रमशः बड़ा से बड़ा होता जाए कि किसी खास मान के लिए, यानी चर x के किसी खास मान के लिए वह वैल्यू किसी भी धनात्मक संख्या से बड़ा हो जाए, मीन्स चर x का मान क्रमशः इस तरह से बढ़े कि चर x का मान किसी भी धनात्मक संख्या से बड़ा हो जाए, तो हम कहते हैं कि x अनंत की ओर अग्रसित है, यानी x इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसको हम लिखते हैं कैलकुलस की भाषा में x टेंड्स टू इन्फिनिटिव।
यानी जब x का मान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि वह किसी भी धनात्मक संख्या से बड़ा हो तो हम कहते हैं x अनंत की ओर अग्रसर है। विचार करते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। डियर फ्रेंड्स, यहां 2 वेरिएबल्स y एंड x, यह रिलेशन देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि y और x एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। मीन्स y and x are inversely proportional to each other। मतलब x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा और x का मान घटेगा तो y का मान बढ़ेगा। स्पष्ट है, जब x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, जब x बराबर 10, y इज इक्वल टू 1/10, 0.1, x बराबर 100, y इज इक्वल टू 1/100, दिस इज इक्वल टू 0.01, x इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 1/1000, दिस इज इक्वल टू 0.001। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है। और एक समय आएगा कि जब x का मान बहुत बड़ा होगा तो वैसी परिस्थिति में y का मान 0 के बहुत बहुत करीब होगा। स्पष्ट है, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 0, यानी जब x अनंत की ओर अग्रसित होगा तो y 0 की ओर अग्रसर होगा। देखने से स्पष्ट है कि अगर x का मान बढ़ता रहे और अनंत तक जाए तो y का मान घटेगा और घट करके 0 की ओर जाएगा। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या y का मान 0 के बराबर होगा? जवाब है कभी नहीं। y कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, चाहे x का मान हम कितना भी ले लें। यह सही है कि x का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा y का मान 0 की ओर कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो याद रखेंगे, x का मान इन्फिनिटिव हो जाए उस परिस्थिति में भी y 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन 0 के बहुत बहुत नजदीक होगा। मीन्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू 0। उसी तरह से अब यदि हम देखें x का मान घटेगा तो क्या होगा? तो y का मान बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जब x का मान घटेगा तो y का मान बढ़ेगा। देखते हैं,
पुनः जब x बराबर 0.1, y इज इक्वल टू 1/0.1, दिस इज इक्वल टू 10। यानी 10 हो जाएगा। जब x बराबर 0.01 हो जाए तो y बराबर 1 2 3/1। जब x बराबर 0.0001, y इज इक्वल टू यानी हम देख रहे हैं जैसे जैसे x का मान डिक्रीज कर रहा है, y का मान इंक्रीज करते जा रहा है। यानी जैसे जैसे x डिक्रीज करेगा y इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, जब x 0 की ओर जाएगा तो y अनंत की ओर जाएगा। इसी को कैलकुलस की भाषा में हम लिखते हैं, जब x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी जब x 0 की ओर अग्रसर होगा तो y इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू इंफिनिटी। और इसी सेंस में हम कहते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। एक्चुअली ये इंफिनिटी तो होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि वह इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इंफिनिटी के बहुत करीब है। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि यदि चर x इस तरह से मान ग्रहण करे कि x और किसी वास्तविक संख्या a का अंतर किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा हो जाए, तो हम कहते हैं कि x a की ओर अग्रसर होता है। और उसे कैलकुलस की भाषा में हम लिखते हैं x टेंड्स टू a। यानी अगर x का मान इंक्रीज करें, बढ़े, और किसी वास्तविक संख्या a से उसका अंतर डिफरेंस यानी x माइनस a का मॉडुलस इसलिए कि अगर x का मान a से थोड़ा अधिक रह करके a की ओर अग्रसर किया जाए, अथवा x का मान a से थोड़ा कम करके a की ओर अग्रसर किया जाए, तो दोनों ही परिस्थिति में x माइनस a लेंगे तो ऋणात्मक आने की स्थिति में हम उसका मॉडुलस ले लेंगे। यानी यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य होगा x और a का अंतर, डिफरेंस, इसलिए मॉडुलस कहा गया। यानी यदि मॉडुलस ऑफ x माइनस a किसी भी धनात्मक संख्या से छोटा हो जाए तो हम कहेंगे कि x a की ओर अग्रसर होता है। तो स्पष्ट है कि x टेंड्स टू a होगा, मीन्स स्पष्ट है कि x टेंड्स टू a होगा यदि x माइनस a टेंड्स टू 0 होगा। जैसा कि कहा गया कि x और a का अंतर किसी भी धनात्मक संख्या से कम हो, तो x और a का अंतर किसी भी धनात्मक संख्या से कम हो जाने का मतलब हुआ कि x और a का अंतर 0 की ओर अग्रसर होगा।
तो यदि x और a का अंतर 0 की ओर अग्रसर होगा तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि x a की ओर अग्रसर होगा, यानी x का मान a की ओर बढ़ रहा है। और कैलकुलस की भाषा में इसी को हम लोग लिखते हैं x टेंड्स टू a। अब इसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट। डियर फ्रेंड्स, माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एक फलन को परिभाषित करता है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एक फलन को परिभाषित करता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि चर x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन का एक मान होगा, यानी फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x वी गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन यह हमेशा नहीं होता। कभी कभी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि चर के किसी खास मान के लिए फलन का मान निकालना असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि चर के किसी खास मान के लिए मीन्स फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना असंभव हो जाता है। वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देता है, अनिर्धार्य रूप प्रदान कर देता है। जैसे यहां हमने एग्जाम्पल लिया तो अगर x का मान हम 2 रख दें तो फलन का मान 0/0 आ जाता है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। x बराबर 2 रखने पर एफ ऑफ 2 मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 पर फलन का मान। तो यहां 2 रखेंगे तो क्लियर है 0/0, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अभी मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि फलन का मान निकालना असंभव हो जाता है। जैसा कि यहां देख रहे हैं कि x का मान 2 रखने पर फलन का मान निकालना असंभव हो गया। अगर हम x का मान 2 नहीं रखें, x का मान 2 छोड़ करके x के किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन का एक वास्तविक मान मिलेगा, लेकिन x बराबर 2 के लिए फलन का मान नहीं निकल रहा है। ऐसी परिस्थिति में ही हम फलन का सीमांत मान लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, जिसको लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू बोला जाता है। यानी इस परिस्थिति में जो सीमांत मान हम लेते हैं वही लिमिटिंग वैल्यू या सीमांत मान होगा। तो देखते हैं, यहां अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। अगर x के बदले हम 2 न रखें तो क्या होता है, x का मान 2 से थोड़ा कम करके रखें या x का मान 2 से थोड़ा अधिक रख करके 2 की ओर कम करते हुए आगे बढ़ें। देखिए क्या होता है, x बराबर 1.9 रखने पर y इज इक्वल टू
क्लियर है? यहां 1.9 रखेंगे तो यह आपको 3.9 हो जाएगा। और यदि हम x बराबर 1.99 रखें (1.99) to the whole square -4 डिवाइडेड बाई 1.99 -2, ये बराबर हो जाएगा 3.99। और यदि हम x बराबर 1.999 रखें तो y का मान हो जाएगा आपको 1.99 डिवाइडेड बाय 1.999 -2 3.999 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि x का मान 2 से कम रखते हुए जैसे जैसे हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं फलन का मान भी धीरे धीरे 4 के नजदीक जा रहा है। यानी x का मान जैसे जैसे 2 की ओर अग्रसित हो रहा है वैसे वैसे फलन का मान 4 की ओर अग्रसित हो रहा है। इसी तरह से यदि x का मान 1.9 न रह करके 2 से थोड़ा ज्यादा रखें मीन्स 2.00000011 रखें और उसी तरह से धीरे धीरे कम करके 2 की तरह आए तो फिर हम देखेंगे कि फलन का मान कम होते हुए 2 की ओर माफ कीजिएगा, फलन का मान कम होते हुए 4 की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम x का मान 2 से थोड़ा कम करके अथवा 2 से थोड़ा अधिक रख करके धीरे धीरे 2 की ओर बढ़ते हैं तो फलन का मान 4 की ओर बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब x टेंस टू 2 तो y टेंस टू 4। इसका मतलब हुआ इस तरह स्पष्ट है कि जब x टेंस टू 2 y टेंस टू 4, यानी जैसे जैसे x का मान 2 की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान 4 की ओर जा रहा है। और यही 4 जो होगा फलन का सीमांत मान होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा। और इसी को सांकेतिक भाषा में हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 y इज इक्वल टू 4 या लिमिट x टेंस टू 2 y इज इक्वल टू 4। लिमिट के लिए या तो हम LT लिखते हैं या LIM लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। इसके बाद हम देखते हैं लिमिट की परिभाषा। यहां से हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की परिभाषा हम देखते हैं यहां से। L को x बराबर a पर फलन f ऑफ x, L को x बराबर a पर फलन f ऑफ x की सीमा
कहा जाता है यदि एल को x बराबर a पर फलन f ऑफ x की सीमा कहा जाता है यदि फलन f ऑफ x के मान, यदि फलन f ऑफ x के मान और l का अंतर शून्य जीरो की ओर अग्रसर हो। आपने देखा कि एल को x बराबर a पर फलन f ऑफ x की सीमा कहा जाता है यदि फलन f ऑफ x के मान और l का अंतर शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी फलन के मान और l का अंतर जीरो की ओर अग्रसर हो। और इसको सांकेतिक भाषा में हम इसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, यानी सीमांत मान l है, सीमांत मान अथवा सीमा। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू a, यानी लिमिट की परिभाषा को सांकेतिक भाषा में हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब रह गई बात कि लिमिट दो प्रकार का होगा, जैसा कि पहले ही हमने बतलाया कि x का मान a से थोड़ा कम रखते हुए a की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अथवा x का मान a से थोड़ा ज्यादा रखकर कम करते हुए a की ओर आ सकते हैं। तो इस तरह से लिमिट दो तरह से परिभाषित होता है, एक होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होगा राइट हैंड लिमिट, और दोनों का जो कॉमन वैल्यू होता है वही L होता है। ऐसे भी जब LH लिमिट RH लिमिट के बराबर होता है तब जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगले क्लास में जब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो इन डिटेल्स उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ ये देखते हैं LH लिमिट और RH लिमिट, यानी आपका लिमिट दो प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा ये कि x का वैल्यू a से थोड़ा कम रहते हुए a की ओर बढ़ेंगे, और इस परिस्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है आपका, इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, या a माइनस जीरो भी लिख देते हैं, a माइनस लिख देते हैं या a माइनस जीरो f ऑफ x बराबर l, या हम इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h, या इसको हम लिख देते हैं, हो जाएगा आपको f ऑफ a माइनस जीरो बराबर l। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट जो होगा आपका, जब x का मान a से थोड़ा ज्यादा रख करके और कम करते हुए a की ओर बढ़ेंगे, उस परिस्थिति में जो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा वो आपका राइट हैंड लिमिट होगा। तो इसका जो सिंबल लेंगे हम, यानी कि राइट हैंड लिमिट का, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, या a प्लस जीरो भी लिखते हैं इसको, f ऑफ x बराबर हो जाएगा आपको l, या लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h
बराबर एल, या इसको लिख देते हैं एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल टू एल। तो राइट हैंड लिमिट का सिंबल ऐसे लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल ऐसे लेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। दोनों का जो कॉमन वैल्यू होता है वही आपका लिमिटिंग वैल्यू होगा। इस तरह से आपका ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू l। यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा फलन का लिमिटिंग वैल्यू। अब आपको हम लिमिट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझाने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, ताकि एक सिंपल विद्यार्थी भी लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझ जाए। देखते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, ताकि लिमिट का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच सके। मान लेते हैं यह एक सरल रेखा है, इसका नाम है ए बी, और इस रेखा पर दो बिंदुएं ए और बी हैं। ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2 मीटर है, और यहां पर कोई लड़का खड़ा है। मान लिया जाए कि राजा नाम का कोई लड़का खड़ा है, और राजा को निर्देश दिया जाता है कि तुमको प्रत्येक 1 मिनट में आधी दूरी तय करनी है, और वह आदेश का पालन करता है। 1 मिनट के बाद वह आधी दूरी तय कर लेता है, और आदेश का पालन करते हुए वह बी की ओर जाने का प्रयास करता है। फिर अगले मिनट में जो दूरी बच गई है उसकी आधी दूरी तय करता है। फिर उसको निर्देश दिया गया कि प्रत्येक मिनट में आधी दूरी ही तय करनी है, तो शेष जो दूरी बच जाती है फिर उसकी आधी दूरी, फिर जो दूरी बच जाती है उसकी आधी दूरी। इस तरह से वो आगे बढ़ता है। सीधी सी बात है कि पहले मिनट में वह आधी दूरी तय किया है, और उसके अगले मिनट में जो दूरी बच गई उसकी आधी, यानी शेष दूरी बच गई आधी की आधी, मीन्स 1/4। तो 1/4 का मतलब हुआ 1/2 के स्क्वायर। स्पष्ट। उसके बाद जो दूरी तय करेगा, जो आधी बच गई उसकी आधी, तो क्लियर है वो 1/2 का पावर 3, और इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि उसके द्वारा तय की गई दूरी का योगफल जीपी का योगफल हो रहा है, सम ऑफ जीपी हो रहा है, और इसका मान लगभग 2 के बराबर होगा। तो यदि t टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर समय t अनंत की ओर आगे बढ़े तो स्पष्ट है कि राजा बिंदु B के बहुत बहुत नजदीक होगा, यानी बिंदु B की ओर होगा। अब सवाल यह है कि राजा बिंदु B पर कब पहुंचेगा, तो सीधे सीधे जवाब है कभी नहीं। स्पष्ट है वो कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में आधी दूरी बच जाती है। हर अगले मिनट में जो दूरी तय करते हैं आधी दूरी बच जाती है। तो इस तरह से कल्पना कीजिए कि वह बिंदु B पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि t अनंत की ओर अग्रसर हो तो राजा बिंदु A से बिंदु B की ओर अग्रसर होगा, मीन्स बिंदु A बिंदु B की ओर होगा। तो मेरे ख्याल से लिमिट की
अभिधारणा इस एग्जाम्पल से आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हम देखेंगे लिमिट से संबंधित प्रॉब्लम, कैसे लिमिट निकाला जाएगा, कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म को समाप्त किया जाएगा। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।